गुड आफ्टरनून। यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली सर परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड सर्कुलेशन के तहत हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हार्ट के बारे में बात किया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हमारा रिसीविंग चैम्बर काम करता है और डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर काम करता है। उसी कड़ी को आज हम हार्ट ऑफ एनाटॉमी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं कि हार्ट ऑफ एनाटॉमी में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो हमारा रिसीविंग चैम्बर है, हम लोग जान रहे हैं कि आर्टिकल जो है रिसीविंग चैम्बर का काम करता है, यानी आलिंद, आ से आ यानी आने की बात करता है। एक हमारा इधर का सेक्शन हो गया राइट आर्टिकल और इधर हमारा हो गया लेफ्ट आर्टिकल। अब हम लोग सबसे पहले यही देखेंगे कि ये रिसीविंग चैम्बर में क्या होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर में क्या होता है। इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जहां तक सबसे पहले रिसीविंग चैम्बर की हम बात करें तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो हमारा राइट ऑरिकल है, इसके अंदर ब्लड आता है पूरे बॉडी से, और किन किन वेन के सहायता से आता है हम लोग जानते हैं कि वेन के थ्रू आता है। तो आइए सबसे पहले उन वेन को हम देखते हैं। पहला हमारी वेन है सुपीरियर वेना केवा। दूसरी हमारी है इंफीरियर वेना केवा, और तीसरी हमारी होगी कोरोनरी वेन। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, सुपीरियर वेना केवा को प्री केवा के नाम से भी जानते हैं। प्री माने पहले, प्री केवा है ये, और इंफीरियर को हम पोस्ट केवा भी कहते हैं। और कोरोनरी वेन ये, तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसके कोरोनरी वेन के ओपनिंग को। एक चीज और यहां ध्यान देंगे, कोरोनरी साइनस भी कहते हैं, कोरोनरी साइनस, इसकी ओपनिंग को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा दायां आलिंद है, इसके अंदर ब्लड कहां कहां से आ रहा है। इसमें हम देखेंगे कि ब्लड जो है 3 वेन के थ्रू इसके अंदर ब्लड आता है। अब ये तीनों जो वेन है जिससे ब्लड आ रहा है, हम सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा की बात कर रहे हैं, जो सुपीरियर पोर्शन से, मतलब जैसे हमारे सर से ऊपर से ये ब्लड हमारे इस ऑरिकल के अंदर आता है। इसके अंदर ये हमारी है सुपीरियर, यहां से लेता हूं सुपीरियर वेना केवा के थ्रू इसके अंदर हमारा ब्लड आता है। आप जान रहे हैं कि यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीओबी होता है। और फिर इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से भी ब्लड इसके अंदर आता है। तो 2 जगह से इसके अंदर ब्लड आ गया। ये दोनों ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। यहीं पे कपाट की भी बात करता चलूं तो आप देखेंगे ये सुपीरियर जो वेना केवा होती है, क्योंकि ऊपर से ब्लड को आना है और कम दूरी तय करना है, इसलिए इसमें किसी तरह का कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। वैसे भी आप जान रहे हैं कि वेन के अंदर जो वाल्व के पाए जाने की पोजीशन है वो क्या है। यहां हम देख रहे हैं कि इसके अंदर सुपीरियर वेना केवा के अंदर कोई वाल्व नहीं होती है, नो वाल्व इसमें एब्सेंट होती है। लेकिन जब हम इंफीरियर वेना केवा के अंदर जाते हैं तो आप जान रहे हैं कि बॉडी के पूरे पार्ट से ब्लड आ रहा है, तो इसके अंदर काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, तो इसके अंदर वाल्व पाई जाती है, प्रेजेंट है, वाल्व प्रेजेंट है। तो वाल्व जो प्रेजेंट है उसका नाम है यूस्टिचियन वाल्व। अच्छा, आप देखें ये कोरोनरी वेन जो है, ये चूंकि हार्ट हमारा है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है, और ऑक्सीजन के कंजम्पशन के बाद इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यानी यह ब्लड भी डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इसलिए एक जो है यहां से भी पूरे
हार्ट के चैम्बरों से ये ब्लड कलेक्ट करके एक वेन लेकर के आती है, इसके ये दाएं आलिंद में ही वो आके खुलती है। इसे ध्यान दीजिएगा, ये हमारी हो गई कोरोनरी वेन। ये जो वेन हम देख रहे हैं ये है कोरोनरी वेन है ये। तो ये जो ओपनिंग होती है जहां पे ये खुलती है इसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। तो इसके अंदर भी एक वाल्व पाई जाती है, इसे याद रखिएगा, थीवैसियन वाल्व, थीवैसियन वाल्व। तो ये हमारी हो गई कि दाएं आलिंद के अंदर तीन तरह से ब्लड, तीन जगह से ब्लड आना है, और ये ब्लड जो भी होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हम देख रहे हैं सुपीरियर वेना केवा या प्री केवा, और ये इंफीरियर, इसमें कोई वाल्व नहीं पाई जा रही है। इंफीरियर वेना केवा, ये इसे पोस्ट वेना केवा, चूंकि लंबी दूरी तय करके आ रही है इसलिए इसमें वाल्व पाए जाते हैं, ताकि इसमें प्रेशर भी आप जानते हो वेन में कम ही होता है, तो उस प्रेशर से वो वापस न लौट जाए, इसलिए इसमें इसके अंदर भी वाल्व पाई जाती है ताकि वो आगे की ओर ब्लड फ्लो करता रहे। और कोरोनरी वेन से या कोरोनरी साइनस की ओपनिंग से ये हमारा थीवेसियल वाल्व होता है। इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारे बाएं या दाएं जो आलिंद के अंदर तीन जगह से हमारा ब्लड आया, वो तीनों ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो हमारे समझ से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी रिसीविंग चैम्बर में आलिंद में ही हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से बाएं आलिंद के अंदर क्या होता है। आइए देखते हैं। अब हम लोग बाएं आलिंद की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने दाएं आलिंद में देखा कि कहां कहां से ब्लड आया और इम्प्योर ब्लड आया, और वह ब्लड जो है इस आलिंद से फिर जो है नीचे की तरफ नीले में प्रवेश करता है। अब हम लोग बात करेंगे इसी रिसीविंग चैम्बर में, जिसे हम लोगों ने आलिंद कहा, यानी आलिंगन करना, आना, इसको आलिंद कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस बाएं आलिंद की। बाएं आलिंद में देखें कहां से ब्लड आ रहा है, तो देखिए बाएं आलिंद में ब्लड आएगा हमारी जो ये वेन है, पल्मोनरी वेन से बाएं आलिंद के अंदर ब्लड आना है। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन ये चार होंगी, 2 फ्रॉम ईच लंग। प्रत्येक जो लंग है, प्रत्येक लंग से दो दो वेन इसके अंदर लेकर के ब्लड को आती हैं। और बड़ी आश्चर्य की बात है, अभी तक आपने पढ़ा है कि जितनी वेन होती है उसमें अशुद्ध रुधिर होता है, लेकिन यह एक ऐसी वेन है जिसके अंदर, चूंकि हार्ट के अंदर, चूंकि लंग के अंदर ब्लड गया है पल्मोनरी आयोटा के माध्यम से, वो आफ्टर प्यूरिफिकेशन वो ब्लड लौट रहा है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो वो ब्लड जो है इस बाएं आलिंद के अंदर प्रवेश करता है। यह जो है इस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन, याद रखिएगा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। तो इस पल्मोनरी वेन की सहायता से बाएं आलिंद के अंदर शुद्ध रुधिर आता है, यह डीओबी है, याद रखेंगे। और डीओबी के ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो भी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि प्यूरिफाई होके आया है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बाएं आलिंद के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये कहानी रही रिसीविंग चैम्बर की। हमने देखा कि दाएं आलिंद के अंदर तीन जगह से सुपीरियर वेना केवा, पोस्टीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस के माध्यम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और बाएं आलिंद के अंदर हमने देखा कि प्योर ब्लड जो है, जो ऑक्सीजनेटेड है, लंग के अंदर जो ऑक्सीजनेशन हुआ है उसके बाद से पल्मोनरी वेन के माध्यम से यह ब्लड आया हुआ है। तो इस तरह से कहानी हमारी रही इस चैम्बर की, यानी रिसीविंग चैम्बर की। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर की। आइए देखते हैं रिसीविंग चैम्बर, यानी आलिंद की कहानी हमने देखा, दाएं आलिंद की कहानी भी देखा और बाएं आलिंद की कहानी देखा। अब हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर की या पंपिंग चैम्बर। डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर की बात हम लोग करेंगे, या इसी को आप कह सकते हैं पंपिंग चैम्बर,
पंपिंग चैम्बर। इसमें हमने आपको बताया था कि नीले है, यानी नीले वाला जो चैम्बर होता है, मतलब नी से निकल, नीले से निकल, आलिन से आ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये इसकी बात करेंगे कि राइट जो वेंट्रिकल है इसकी कहानी क्या है, यहां से ब्लड कौन लेके जाता है और किधर लेके जाता है। तो देखिए, डबल सर्कुलेशन पढ़ाते समय हमने बात किया था कि डबल सर्कुलेशन में एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमने क्या देखा था, हार्ट टू लंग एंड लंग टू हार्ट, ये हमारा एक सिस्टम काम कर रहा था। और दूसरे सिस्टम की हमने बात किया था सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात हमने किया था कि किस तरह से हमारे बॉडी के, हमारे हार्ट के जो बायां जो नीले है उससे ब्लड निकल करके बॉडी के पूरे पार्ट में कैसे प्रवाहित हो रहा है। इस दो तरह के सर्कुलेशन की बात किया था हमने। तो इन दोनों तरह के सर्कुलेशन से देखते हैं, आइए देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, आप देख रहे हैं कि जब ये, हम सबसे पहले राइट ऑरिकल की बात करेंगे, दाएं आलिंद की बात करेंगे। आपने देखा कि तीन तरफ से जब आलिंद के अंदर ब्लड आ गया तो वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस नीले के अंदर आता है, और जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीले के अंदर आ जाता है तो इसका जब कंस्ट्रक्शन होता है, सिकुड़ना होता है, संकुचन होता है, तो ये ब्लड जो है तेजी से भागता है और ये आगे चल करके इस आयोटा का नाम है पल्मोनरी आयोटा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ब्लड को लेके जाता है हार्ट टू बॉडी की तरफ उसे हम आयोटा कहते हैं। तो ये हमारी आयोटा हो जाएगी और ये आगे चल करके यह आयोटा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, याद रखिएगा। तो एक लेफ्ट, एक जो है राइट लंग को चली जाती है और एक लेफ्ट लंग को चली जाती है, और फेफड़े में यह जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को ऑब्टेन करके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, इसके अंदर ऑक्सीजन भर जाता है। तो ये हमारी हो गई पल्मोनरी आयोटा। इसकी कहानी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिंग पल्मोनरी आयोटा में क्या देखा हमने, पल्मोनरी यानी राइट के अंदर क्या देखा, पल्मोनरी आयोटा की कहानी, पल्मोनरी आयोटा। तो पल्मोनरी आयोटा से जो है ब्लड दाएं आलिंद से या दाएं नीले से निकल करके लेफ्ट लंग और राइट लंग को चला गया और वहां पे प्यूरिफिकेशन हुआ। अब हम बात करते हैं, अभी तक आप क्या देख रहे हैं कि दाएं आलिंद या दाएं नीले में जो भी ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और बाएं की तरफ हम जैसे ही पहुंच रहे हैं यहाँ क्या देख रहे हैं, आलिंद के अंदर भी जो रिसीविंग चैम्बर है उसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेंट्रिकल के अंदर भी प्रवाहित हो रहा है। तो ये वेंट्रिकल से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बल्कि नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बाहर निकलेगा। अब हम लोग चलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में, देखते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में देखिए क्या होता है। अब एक सबसे बड़ी ये जो आर्टरी है, एक बात और ध्यान रखिएगा, वेन में सबसे लॉन्गेस्ट जो लार्जेस्ट वेन होगी वो इंफीरियर वेना केवा होगी, उसे आप याद रखिएगा। और इसमें देखिए, अब ये जो आयोटा निकल रही है, जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसके अंदर आया है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब वेंट्रिकल से पंप किया जाएगा तो ये बहुत बड़ी आयोटा के माध्यम से ये ब्लड बाहर की तरफ निकलता है। हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हम लोगों ने बात की कि किस तरह से हमारा पल्मोनरी जो आयोटा है वो ब्लड को लेकर के जाती है राइट वेंट्रिकल से, और लंग के अंदर ये जाकर के प्यूरिफाई हो रहा है, और आफ्टर प्यूरिफिकेशन हम लोगों ने देखा था किस तरह से वेन के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आया था। हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की, कि इसमें कौन सी चीजें आती हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन में देखें, ये सबसे बड़ी हमारी आयोटा है। इस आयोटा के माध्यम से नीले से हमारा ब्लड जो है जब पंप किया जाता है तो ये बहुत बड़ी आयोटा के माध्यम से ये ब्लड बाहर निकलता है। अब ये आयोटा जब आगे बढ़ती है तो आगे जाकर के
तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है। आइए देखते हैं ये तीनों पार्ट किस तरह से ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा वो बटता है इसको हम कहते हैं सबक्लेवियन। ये जो आर्टरी हमारी है तीन पार्टों में, जैसे ये आर्टरी है ये आगे चल करके तीन पार्ट में, ऐसे तीन पार्ट में टूट जाती है। तो इन तीन पार्टों के नाम क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है लेफ्ट सबक्लेवियन। तो लेफ्ट सबक्लेवियन क्या करेगी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लेफ्ट आर्म को यानी लेफ्ट आर्म को और लेफ्ट लेग को ये ब्लड प्रवाहित करा देती है। इसके बाद से हम चलते हैं, दूसरी हमारी बचती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड हमारे लेफ्ट हाथ को चली गई और लेफ्ट लेग को ब्लड चला गया, लेकिन हमारा लेफ्ट जो है थोरेसिक पोर्शन है और साथ ही साथ जो है हेड का पोर्शन है। तो इस थोरेसिक पोर्शन को और हेड के पोर्शन को भी ब्लड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड के माध्यम से चला जाता है। ये दो बातें हम लोगों ने सीखी। अब हम तीसरा जो देख रहे हैं, ये तीसरा जो हमारा पार्ट बन रहा है ये ब्रैंकियोसेफेलिक है। और ये ब्रैंकियोसेफेलिक दो पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है। राइट सबक्लेवियन, यही राइट सबक्लेवियन ये क्या करती है, हमारे राइट आर्म को और राइट लेग को ब्लड सप्लाई कर देती है। इसी तरह से दूसरा हमारा कॉमन जो कैरोटिड होता है ये हमारे राइट साइड के सिफेलिक पोर्शन को मतलब हेड के पोर्शन को और इस थोरैक्स के पोर्शन को ब्लड सप्लाई कर देती है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि आर्टरी के माध्यम से किस तरह से हमारा ब्लड नीले से निकला और पूरे बॉडी के अंदर गया और फिर ये जब ये आगे चल करके वेन में कन्वर्ट होती है और वो ब्लड जो है आकर के हमारे राइट आरिकल में प्रवेश करता है। तो ये कहानी रही सिस्टमिक सर्कुलेशन की और पल्मोनरी सर्कुलेशन की। हमारे समझ से सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, वाल्व ऑफ द हार्ट की तरफ चलते हैं। वाल्व ऑफ हार्ट। अभी हम लोगों ने वाल्व ऑफ वेन की बात किया था और वाल्व ऑफ आर्टरी की बात किया था। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इस पूरे हार्ट में वाल्व कितने हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। क्या हमारे इस पल्मोनरी आयोटा में भी वाल्व हैं, सिस्टमिक आयोटा में भी वाल्व हैं, क्या राइट आरिकल में वाल्व हैं या लेफ्ट आरिकल में वाल्व है या नहीं है और इनका काम क्या है आइए देखते हैं। तो देखिए वाल्व जो है दो तरह के इसमें वाल्व आपको मिलेंगे। एक कस्पिड वाल्व की बात हम लोग करेंगे, कस्पिड वाल्व की बात करेंगे। अब देखिए ये कस्पिड वाल्व कहां पाया जाता है, ये दो प्रकार का होता है। ये होता है एक हमारा होगा बाइकस्पिड वाल्व और एक हमारा होगा ट्राइकस्पिड वाल्व। अब बाइकस्पिड वाल्व क्या है भाई, तो याद रखिए, रखे कैसे, बाई से बायां याद रखिएगा, बाएं साइड में जो वाल्व पाया जाएगा वो बाइकस्पिड होगा। यानी इस जो हमारा आलिंद है, इस आलिंद के अंदर आप देखेंगे यह हमारा राइट आरिकल है, ये राइट आरिकल है, इसलिए इसमें जो पाया जाएगा राइट आरिकल में जो पाया जाएगा ये होगा हमारा ट्राइकस्पिड। इसमें ट्राइकस्पिड होते हैं, ये याद रखिएगा, ट्राइकस्प इसमें पाए जाते हैं। जब इसका सेक्शन काटा जाता है तो इस तरह का दिखता है, इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व इसको कहा जाता है। तो जो हमारा दाईं साइड में आलिंद है इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि इसका काम क्या है। फिर बाएं मैंने बताया, बाएं से याद रखिएगा बाइकस्पिड, तो इसके अंदर भी वाल्व पाया जाता है लेकिन इसमें बाइकस्पिड वाल्व होता है। यानी इसको जब हम लोग कट करते हैं सेक्शन तो दो ही वाल्व इसमें नजर आते हैं। तो हमारे समझ से आप समझ गए कि जो हमारा दायां आलिंद है इसके अंदर बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, जो दायां आलिंद है इसके अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है और जो बायां आलिंद है इसके अंदर बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। तो ये तो वाल्व की कहानी है। अब हम लोग यहां ये भी देखें कि इसके अंदर ये जो आयोटा है, पल्मोनरी आयोटा, इसके अंदर कौन से वाल्व पाए जाते हैं। अब इसका हम लोग काम भी देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ये हमारी कस्पिड हो गई और अगला जो वाल्व है वो सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर
सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर, तो देखिए सेमी ल्यूनर, ल्यून का मतलब होता है चंद्रमा, यानी अर्धचंद्राकार वाल्व इसके अंदर पाए जाते हैं। ये पल्मोनरी आयोटा में भी और सिस्टमिक आयोटा में भी पाए जाते हैं। अभी इस वाल्व का कार्य भी हम लोग देखेंगे। तो सेमी ल्यूनर, अब ये सेमी ल्यूनर वाल्व किस में पाया जाएगा? दोनों में पाया जाएगा, पल्मोनरी आयोटा, पल्मोनरी आयोटा में भी पाया जाएगा और सिस्टमिक आयोटा में भी पाया जाएगा। तो ये रही वाल्व की कहानी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वाल्व के बाद हमने देखा कि 4 तरह के वाल्व हमको मिले, एक बाएं आलिंद में और एक दाएं आलिंद में और एक सिस्टमिक आयोटा में और एक पल्मोनरी आयोटा में। इस तरह से 4 वाल्व ये पाए गए। अब ये वाल्व क्यों पाए जाते हैं, इनका थोड़ा सा हम लोग कार्य देख लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके कार्य को देखेंगे। तो यहां देखें, ये टिश्यू ऑफ द हार्ट देखते हैं और उसी में इसका हम कार्य देखते हैं। देखें, ये जो बाइकस्पिड है या ट्राइकस्पिड जो भी वाल्व है, ये हमारी जो हार्ट की मसल है, ये हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का हार्ट जो है मायोजेनिक होता है। इसके अंदर ये रीजेस होते हैं, ये बिल्कुल सपाट नहीं होती, रीजेस एंड फर्रो इसमें पाए जाते हैं। अब इन्हीं रीजेस में क्या होता है, कुछ जो है थोड़ी सी ये बड़ी होती हैं, ये रीजेस थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, कुछ छोटी हो जाती हैं। अब ये बड़ी रीजेस से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं, इसे ध्यान दीजिएगा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो इस वाल्व से अटैच हो जाती हैं। अब क्यों अटैच होती हैं, इसको आइए देखते हैं। तो इनको हम कहते हैं, चूंकि कार्ड का मतलब होता है रस्सी, धागा, इसको कहते हैं कॉर्डे टेंडेने। अच्छा, ये जो मसल है, जो बड़ी मसल है जिनसे ये जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं पैपिलरी मसल। और ये छोटी जो है इसको हम कॉलुमनर कॉर्ने के नाम से इसको जानते हैं। तो ये क्या करती हैं, जब ये काम इनका ये है कि इनका फ्लो जो है ये ट्राइकस्पिड वाल्व का या बाइकस्पिड वाल्व का, देखिए कार्य क्या है, इसको थोड़ा सा यही हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, जब ब्लड हमारा दाएं आलिंद के अंदर, सपोज कर लीजिए ये सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा या कोरोनरी साइनस के माध्यम से इसके अंदर जब ब्लड आता है, तो आप जानते हैं कि इसकी वाल्व जो है यूनिडायरेक्शन, ऐसे ही यूनिडायरेक्शन एक तरफ ऐसे खुल जाएगी। तो ये ब्लड आसानी से जो है दाएं आलिंद के अंदर ये ब्लड आ जाता है। अब आप सपोज कर लीजिए कि ये ब्लड इसके अंदर आ गया। अब नीले के अंदर जब कंस्ट्रक्शन होगा, सिकुड़ेगा, ये संकुचन होगा, तो ये ब्लड जो है सीधे इस पल्मोनरी आयोटा के अंदर प्रवेश करेगा। तो ये हो सकता है कि इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो तो ये वाल्व जो है खुल सकते हैं, और जब खुलेंगे तो जो ब्लड इसके अंदर आया है, जो ब्लड जाना चाहिए पल्मोनरी आयोटा के थ्रू लंग को, वो ब्लड पुनः रिटर्न हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। तो इसीलिए यहाँ पे वाल्व पाए जाते हैं, ये आसानी से इसके अंदर ये चले आते हैं, और जैसे ही ये ब्लड इधर जाना चाहता है तो ये तत्काल वाल्व बंद हो जाते हैं। अब ये भी हो सकता है कि ये वाल्व तो बंद हो गए, लेकिन इसका ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि ये फिर खुल जाए। तो इसी से इस बचाने के लिए ये कॉर्ड टेंडेने जो पैपिलरी मसल है, यानी जो इन समूह का पापा है, इसको पकड़े रखता है, इस दीवार को खोलता नहीं है, जिसके कारण ये ब्लड पुनः आरिकल के अंदर इंटर नहीं करता है। तो ये रहा हमारा आलिंद के अंदर पाए जाने वाला ट्राइकस्पिड वाल्व और इसके कार्य। हमारे समझ से ये बात आपके समझ में आ गई। अब हम चलते हैं राइट, जो लेफ्ट आरिकल है उसके अंदर चलते हैं। अभी हमने देखा कि डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड था, अब इसमें लेफ्ट आरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अंदर बायां से, मैंने आपको बताया कि बायां से बाएं आलिंद को याद करेंगे बाइकस्पिड वाल्व, इसके अंदर बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। इसके अंदर भी शुद्ध रुधिर, इसके जब यहाँ से ये वाल्व खुल जाते हैं, ऐसे जब खुलते हैं तो शुद्ध रुधिर इस नीले के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जब यहाँ से ये संकुचन इसका होता है तो ये ब्लड प्रवेश कर जाता है सिस्टमिक आयोटा में। तो यहाँ भी तो डर है भाई कि ये मतलब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये वाल्व खुल जाएंगे, जिसके वजह ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जो है पुनः
आलिंद के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इसीलिए जो है यहां भी बाइकस्पिड वाल्व है और यहां भी यही कहानी होती है। ये पैपिलरी जो मसल होती हैं, जो इसका पापा होता है, इस दीवार को बंद किए रहता है। जब ये ब्लड प्रवाह की ओर बढ़ता है तो इसको खींचे रहता है। ये भी कॉर्डेट टेंडने पैपिलरी मसल से जुड़ी रहती हैं और ये कॉलमनर कॉर्ने हैं जो छोटी मसल होती हैं। तो यहाँ भी बाइकस्पिड वाल्व होता है ताकि वाटर का मतलब ब्लड का फ्लो जो है पुनः गलत डायरेक्शन की तरफ ना जाए और ये ब्लड हमारा इसके अंदर पाया जाता है। तो दो तरह के वाल्व की मैंने बात की, बाइकस्पिड वाल्व की और ट्राइकस्पिड वाल्व की। बाइकस्पिड वाल्व हमने देखा कि बाएं आलिंद में हमारा पाया गया है और ये हमारा दाएं आलिंद में पाया गया है। तो ये बात हमारे समझ से आपके समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व की। तो देखें, जब ये दाहिना जो नीला है, जब ये पंप करता है तो ब्लड हमारा पल्मोनरी आयोटा के थ्रू जब लंग की तरफ जाती है, तो ये भी तो हो सकता है कि ये ब्लड जो है पुनः बैक चला आए, वापस चला जाए, तो समस्या खड़ी होगी। इसीलिए यहाँ भी एक वाल्व पाए जाते हैं जिसको हम सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। याद रखिएगा, सेमी ल्यूनर, चूंकि ये अर्धचंद्राकार होता है इसीलिए इसको सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। और आपको याद रखना है ये ट्राइकस्पिड होता है, ये दोनों में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। कस्पिड वाल्व ये यहां जो सिस्टमिक एओर्टा है उसमें भी ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और पल्मोनरी जो एओर्टा है उसमें भी ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। इस तरह से हमने क्या देखा कि ट्राइकस्पिड वाल्व 3 जगह पाए जा रहे हैं, एक सिस्टमिक एओर्टा में, एक पल्मोनरी एओर्टा में और एक हमने क्या देखा, दाएं आलिंद में ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जा रहे हैं। बाइकस्पिड वाल्व सिर्फ एक जगह पाई जा रही है, बाएं आलिंद में। तो वाल्व की कहानी आप समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी बातें हम अब कर लेते हैं इन वाल्वों की कहानी के बारे में। देखिए होता क्या है, ये चारों वाल्व अगर बढ़िया से फंक्शन कर रहे हैं, 4 वाल्व की बात हम लोगों ने किया, 4 वाल्व अगर अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं, मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व जो राइट आरिकल में पाया जा रहा है, बाइकस्पिड वाल्व जो बाएं नीले में बाएं आलिंद में पाया जा रहा है, सेमिल्यूनर वाल्व जो सिस्टमिक एओर्टा में और पल्मोनरी एओर्टा के अंतर्गत पाए जा रहे हैं, 4 वाल्व अपना अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर इनमें कहीं दिक्कत आई, मतलब वाल्व सही ढंग से काम ना करें, तो क्या हो जाता है, वाल्व इनसफिशियंसी हो जाता है, वाल्व इनसफिशियंसी ये बीमारी हो जाती है। इसमें जो है रुधिर रिसने लगता है और समस्या क्रिएट होती है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टिश्यू जो हार्ट के पाए जाते हैं उसकी बात थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। फिर हम लोग अगले लेक्चर में ब्लड का कैसे कंडक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं टिश्यू ऑफ हार्ट की बात थोड़ी सी हम कर लेते हैं। टिश्यू ऑफ हार्ट, HEART। देखिए जो तो जो हार्ट के टिश्यू होंगे वो कंट्रैक्टाइल होंगे, कंट्रैक्टाइल टिश्यू हो जाएंगे तो कांटेक्ट करेंगे। और दूसरे तरह के जो हैं हमारे जो एसे नोट यानी 100 की बात हम करेंगे, 100 है। और जब 100 आती है, इसको याद करने के लिए दिमाग में रखेंगे, जब कोई 100 आता है तो आहो पुकार हो जाती है, आदमी चीखने चिल्लाने लगता है। तो 2 तरह के टिश्यू ये हमारे होंगे इस हार्ट के अंदर, एक जो है जनरेटिंग टिश्यू और एक जो है कंट्रैक्टाइल टिश्यू। अब हम लोग इस टिश्यू की बात करते हैं। जो जनरेट कर रहे हैं इसको एक और हम नाम दे सकते हैं, नोडल भी कह सकते हैं। ये थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। तो ये टिश्यू हमारे 2 तरह के होंगे। नोडल क्या होता है, जैसे नोडल नियुक्त कर दिया जाता है और नोडल का काम क्या है, कोई भी कार्य जो है अपने अधीनस्थ को सेंड कर देता है कि चलो भैया तुम करो, तो वो सब लोग काम को समेटते हैं। तो नोडल टिश्यू में हम देखेंगे 100 की बात करेंगे
और जो ये आदेश देगा, इसको काम करने वाले को हम कंट्रैक्टाइल टिश्यू कहेंगे। तो सौ आता है तो आहुपुकार होती है, अब इसी से हम लोग इसको याद करेंगे। अब आइए देखते हैं कि नोडल टिश्यू में कौन कौन सी चीजें हैं। नोडल टिश्यू अभी हमने बात किया, पहला हमने बात किया यस ए नोड, ये एक प्रकार का टिश्यू है यस ए नोड। आइए देखते हैं कि यस ए नोड है क्या चीज। इसको हम एक और नाम देते हैं साइनो आरिक्यूलर नोड। देखिए ये साइनो आरिक्यूलर नोड कहां पाया जाता है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो देखिए साइनो आरिक्यूलर नोड कहां पाया जाएगा। देखिए जो हमारा ये राइट आरिकल है, इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कि साइनस वेनोसस, और साइनस ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि जो साइनस वेनोसस जो लोअर एनिमल में पाया गया, उसी का ये रूमिनेंट फॉर्म है यस ए नोड, यानी साइनो आरिक्यूलर नोड। तो ये कहाँ पाया जाता है, जो हमारा हार्ट है, इस हार्ट के राइट आरिकल में ऊपर की तरफ, यहां देखिए अपर साइड में, इससे हमारा राइट साइड है, राइट हैंड है, तो अपर आरिकल के अपर पोर्शन की तरफ, यानी राइट साइड में ही अपर होगा, यानी इसकी पोजीशन जो होगी अपर होगी। पोजीशन थोड़ा सा देख लेते हैं, पोजीशन क्या होगी भाई, अपर होगी। और कहां होगी, राइट साइड में होगी, और राइट आरिकल में यह कहानी होगी, राइट आरिकल में होगी, राइट साइड में होगी। ये ऐसे नोड होता है जिसे हम साइनो आरिक्यूलर नोड के नाम से जानते हैं। एक बात और याद रखिएगा, इसका एक और नाम है पेसमेकर। पेस को बनाने वाला, यानी इलेक्ट्रिसिटी हार्ट के अंदर यहीं से जनरेट होती है, तो इसीलिए हम लोगों का हार्ट जो है मायोजेनिक होता है। तो ये रहा पेसमेकर। अब थोड़ी सी बातें और बताता चलूं कि ये हमारा होगा 70 से 75 इंपल्स पर मिनट पर सेकंड के हिसाब से यह जनरेट करता है एसए नोड। तो एसए नोड आप समझ गए। अब हम लोग दूसरे नोड की बात करेंगे, बस 2 मिनट और। एसए नोड हो गया। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं, यहीं पे पाया जाता है, इसी आरिकल के अंदर एक और थोड़ी दूरी पे एक और नोड पाया जाता है, जिसको हम लोग एवी नोड कहते हैं, एवी नोड ना। तो यहां देख रहे हैं ये आरिकल और वेंट्रिकल के सेप्टा के बीच पाया जा रहा है, इसको हम आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड के नाम से जानते हैं। यह जो है पेस सेटर है, ध्यान दीजिएगा, पेस सेटर हो गया ये, और वो था हमारा पेस मेकर। तो ये जो है इसका 60 से 65 इंपल्स पर सेकंड के हिसाब से हो जाता है, इसे आप याद रखिएगा। ये 2 चीजें हो गई। और तीसरी बात हमने कंट्रैक्टाइल टिश्यू की जो बात की, आप याद रखिएगा कि वो पुरकिंजे, हमने बताया 2 बातें बताई। एक बताया बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। तो बंडल ऑफ हिस क्या करती हैं, यहां से इंपल्स जो है इधर जनरेट होता है, ये इसको देती हैं, और यहाँ से इसका इंपल्स कंडक्शन होता है। तो ये यहाँ पे लगी रहती हैं, इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। और ये बंडल ऑफ हिस से आगे चल करके इसमें कुछ फाइबर्स लगे होते हैं इस तरह से, जिसे हम पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। इस तरह से कंडक्शन जो है पूरे होल हार्ट के अंदर हो जाता है। तो हमारे समझ से ये कंट्रैक्टाइल टिश्यू में आप समझ गए कि बंडल ऑफ हिस है और पुरकिंजे फाइबर है। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट हार्ट टिश्यू। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हमारा ब्लड जो है किस तरह से कंडक्ट होता है पूरे हार्ट से बॉडी में और हमारे लंग के अंदर। ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।